सो बच्चे लास्ट लेक्चर में स्मॉल इंटेस्टाइन तक कवर किया था और आज हम बात कर रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। सो बच्चे लार्ज इंटेस्टाइन नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास। और बच्चे लार्ज इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है जिसमें हमें पाउच अरेंजमेंट दिखेगा दिस वे। ये पाउच स्ट्रक्चर में से पहला पाउच जो है वो सीकम रहेगा, बाकी कॉलन। एडिशनली वी हैव रेक्टम एंड एनस। ठीक है, इस तरीके से लार्ज इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर रहेगा। और बच्चे ये सबसे पहला पाउच लाइक पार्ट दिख रहा है, इसमें ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, इलियम पार्ट उसका। ठीक है, सो बच्चे सबसे पहला पार्ट जो है लार्ज इंटेस्टाइन का दैट इज सीकम। ठीक है, सीकम। उसके बाद हमने बात की थी ये सारा कॉलन पार्ट है, जिसमें से ये वाला पार्ट रहेगा असेंडिंग कॉलन। उसके बाद है ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, सिग्मोइड कॉलन एंड अल्टीमेटली रेक्टम और उसके बाद एनस। ठीक है, ये पर्टिकुलर पार्ट्स हैं जो कि लार्ज इंटेस्टाइन बना रहे हैं, जिसमें से हम सबसे पहला पार्ट फिलहाल कवर करेंगे दैट इज सीकम। ठीक है, तो बच्चे हमारे पास सबसे पहला पार्ट जो है वो है सीकम, which is a small pouch-like structure. The first pouch of large intestine. It's a pouch-like structure. ठीक है, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। और बच्चे इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर में हमारे पास कुछ सिम्बायोटिक माइक्रोब्स होते हैं। तो बच्चे इट हैज सिम्बायोटिक माइक्रोब्स दैट इज इकोलाई। इकोलाई जो है हमारे पास रहेगा यहाँ पे, इकोलाई एस्कर्शिया कोलाई, जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में हमारी बॉडी में रहता है। तो बच्चे क्या होगा, जब खाना इलियम से आगे बढ़ के यहाँ पे आता है इलियोसीकल वाल्व को ओपन करके, तो फूड जब यहाँ पे आएगा उसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी जो हमारे लिए जरूरी है अदर देन वाटर और कुछ मिनरल्स जो लार्ज इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो जाएंगे, मेनली वाटर जो है। तो बच्चे हमारे पास जो फूड है वो यहाँ पे आएगा, न्यूट्रिएंट्स सारे एब्जॉर्ब हो चुके होंगे, बाकी जितना भी कंपोनेंट अब यहाँ पे बचेगा फूड में वो हमारे लिए वेस्ट है। तो बच्चे इकोलाई यहाँ पे रह रहे होते हैं कि इकोलाई इस वेस्ट मटेरियल को एक्वायर करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, टेकअप करते हैं एज अ फूड। फूड को टेकअप कर गया, रहने की जगह भी मिली इकोलाई को, फूड भी मिल गया। ठीक है, अब वो फूड मिल गया, फूड मिलने के बाद उन्होंने क्या किया, उसे यूटिलाइज करके वो ग्रो भी किया और अल्टीमेटली हमारे लिए कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी निकाल के दिए, यानी कि कुछ विटामिन लाइक विटामिन B1, B2, B6, बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है हमारे लिए। तो बच्चे दिस इकोलाई फीड्स ऑन वेस्ट मटेरियल, जो उसके लिए खाना है, हमारे लिए वेस्ट है पर इनके लिए खाना है, एंड फॉर्म्स और सिंथेसाइज सम विटामिन्स फॉर अस। तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली बेनिफिट कर रहे हैं, तो इसलिए कोई नुकसान भी नहीं हो रहा है, तो इसलिए इकोलाई हमारी बॉडी में सक्सेसफुली रहते हैं। तो सीकम जो है वो इस इकोलाई को हार्बर करने के लिए है। एडिशनली यहाँ पे आप देखो, हमने बात किया था इसके साथ एक वेस्टिजियल ऑर्गन एसोसिएटेड रहता है दैट इज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स।
ठीक है, दिस इज वेस्टिजियल, वेस्टिजियल रहेगा, कोई फंक्शन नहीं है फिलहाल इसका बॉडी में। सो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है इट इज वेस्टिजियल ऑर्गन। इट रिमेन्स एसोसिएटेड विद सीकम। इनकेस अगर कोई फूड पार्टिकल यहाँ पे चला जाता है, खराब होना शुरू हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाएगी, तो उससे इन्फेक्शन की वजह से जो है पेन होना शुरू होती है, अपेंडिसाइटिस हो जाता है, तो इसे रिमूव करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एज सच वेस्टिजियल है, अदरवाइज हम इसको छेड़ते नहीं है, कोई फंक्शन नहीं। ठीक है, तो ये है बेटा सबसे पहले पार्ट के बारे में, दैट इज सीकम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉलन। ये जो लार्ज पार्ट आपको यहां से यहां तक दिख रहा है, सिग्मोइड एरिया तक, यहां तक ये पूरा कॉलन है। ठीक है, सो बच्चे अब नेक्स्ट कॉलन। तो बच्चे कॉलन जो है इट इज द लॉन्ग पार्ट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। बहुत लंबा पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, एंड इट इज मेंट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो वाटर जो है जो फीकल मैटर में रह गया होता है उसे ये रीअब्जॉर्ब कर लेता है। यहाँ से जब तक फूड पास हो रहा है तब तक रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी। लेकिन बच्चे कॉलन में आप एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट देख रहे हो, एक पाउच लाइक अरेंजमेंट है ना, सिंपल स्ट्रेट ट्यूब नहीं है, पाउच्ड अरेंजमेंट है। दिस पाउच्ड अरेंजमेंट here is to increase surface area for absorption, और फूड जो है वो धीरे धीरे पास करे, एब्जॉर्प्शन का टाइम मिले, इसीलिए ये पाउच लाइक अरेंजमेंट मिलते हैं, बनते हैं। एंड दैट पाउच लाइक अरेंजमेंट आर कॉल्ड एज हॉस्ट्रा, इसे हॉस्ट्रा कहा जाता है। सो बच्चे इट हैज पाउच्ड अरेंजमेंट called as hostra। ठीक है, और बच्चे ये आपको ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है, मैंने जैसे कहा था डायग्राम में कोई भी चीज जो है वो इररिलेवेंट नहीं बनाई जाती है, बिना मतलब डिजाइन नहीं है। तो बच्चे ये जो आपको स्ट्रेट लाइंस आपको दिख रही है, दिस लाइंस एक्चुअली रिप्रेजेंट अ रिबन लाइक मसल अरेंजमेंट कॉल्ड एज टेनिया कोलाई। Tenia coli is the muscular part. These are ribbon-like muscles which is actually present in the wall of large intestine. ठीक है? So बच्चे, it also has ribbon-like muscle strips. 3 होती हैं, called as Tenia coli. ठीक है? तो ये अल्टीमेटली अरेंजमेंट है पूरा कॉलन का। और बच्चे ये मेनली वाटर एब्जॉर्प्शन करता है, बाय द टाइम जब तक फूड यहाँ से पास कर रहा है तो कुछ मिनरल्स और वाटर रीअब्जॉर्प्शन को इंश्योर करता है, ताकि फीकल मैटर के साथ वो चीजें वेस्ट की फॉर्म में बाहर ना चली जाए। ठीक है, और अल्टीमेटली इस तरीके से फूड पहुंच जाता है इस पोर्शन में जिसे रेक्टम कहा जाता है। ये रेक्टम जहां पे फीकल मैटर अल्टीमेटली आके स्टोर होता है थोड़ी देर के लिए, जब तक उसे पास आउट नहीं किया जाता। और बच्चे ये रेक्टम यहाँ पे जो फूड स्टोर हो रहा है बेटा, उससे भी थोड़ी वाटर एब्जॉर्प्शन हो सकती है, बट मैक्सिमम यहाँ से। ठीक है, कॉलन एरिया से। सो बच्चे नेक्स्ट है हमारे पास रेक्टम। ठीक है, तो रेक्टम जो है इट स्टोर्स फीकल मैटर। ठीक है, एंड अल्टीमेटली पासेस इट आउट थ्रू एनस। एनस जो है इट पासेस आउट फीकल मैटर, फीकल मैटर को पास आउट कर देता है थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड एज इजेक्शन, इजेक्शन की हेल्प से। ठीक है, लेकिन बच्चे एनस जो है वो फीकल मैटर को पास आउट करता है, बट बच्चे ये अनरेगुलेटेड प्रोसेस नहीं है, इस दौरान हमारे पास रेगुलेशन रहती है। एनल रीजन में वी हैव अगेन 2 स्फिंक्टर्स, इंटरनल वन जो इनकी वॉल में प्रेजेंट रहते हैं और एक्सटर्नल वन। ठीक है, 2 तरह के स्फिंक्टर्स रहते हैं। सो बच्चे फीकल मैटर को पास करता है थ्रू anal opening, and this anal opening is regulated by 2 particular sphincters, the external and internal one.
तो बच्चे जिसमें से जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है वो तो हमारी कंट्रोल के अंदर रहता है, बट इंटरनल स्फिंक्टर इज कंप्लीटली इनवॉलेंटरी टू अस। तो इंटरनल एनल स्फिंक्टर इज इनवॉलेंटरी, हम कंट्रोल नहीं कर सकते इसे। जैसे ही एनल रेक्टम जो है वो फुल हो जाता है वैसे ही बच्चे एनस का जो इंटरनल स्फिंक्टर है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद स्ट्रॉन्ग अर्ज होगी फीकल मैटर पास करने की, जिसके बाद एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो हमारे कंट्रोल में है फिर हम उसे ओपन करेंगे, फिर जाके फीकल मैटर पास होगा। तो वॉलेंट्री स्फिंक्टर जो है वो कंट्रोल करता है पैसेज ऑफ फीकल मैटर, और इंटरनल तब ओपन हो जाएगा जब हमारे पास रेक्टल रीजन फुल हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास है पूरा अरेंजमेंट बेटा, ठीक है। सो बच्चे यहां से कंप्लीट हुआ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पूरा। अभी तक हमने ग्लैंड्स नहीं किया, अभी तक हमने सिर्फ ट्रैक्ट पूरा किया, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। सो बच्चे हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स शुरू करने से पहले एक बार जानना जरूरी है कि एलिमेंट्री कैनाल यानी कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की वॉल कैसी है। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की वॉल जो है उसमें ग्लैंडुलर अरेंजमेंट भी है, ब्लड वेसल सप्लाई भी है, मस्कुलर अरेंजमेंट भी है, ये सारी चीजें जो है वो पूरी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बनाएगी बेटा। तो लेट्स डील विद द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द सेम, ठीक है। ट्रांसवर्स सेक्शन ले रहे हैं, क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं, जिसमें अलग अलग लेयर्स हमें पता चलेगी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की। तो मुझे सबसे पहले आउटर लेयर ले रही हूँ। ये आउटर लेयर जो है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बच्चे, ये जो है एक तरह से कवरिंग भी बना रहा है इसकी, ठीक है। ये आउटर लेयर जो आपको दिख रही है इसे कहा जाता है सीरोसा। क्या कहा जाता है? सीरोसा। सीरोसा जो है बेटा बच्चे ये एक पेरिटोनियल लेयर है। क्या है? पेरिटोनियल लेयर, जो आसपास का टिश्यूज, आसपास के ऑर्गन्स और सिलोमिक लाइनिंग शेयर कर रही है एलिमेंट्री कैनाल के साथ। एज वी नो एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एक ह्यूमन है, उसकी बॉडी में बीच में से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट निकल रहा है, ठीक है। तो बच्चे उसकी बॉडी के बीच में से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पास हो रहा है। तो बच्चे बाकी ये बॉडी वॉल से लेके बीच तक ये कैविटी ही है ना, इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स की अपनी कवरिंग है और इस कैविटी की अपनी लाइनिंग भी है। तो बच्चे ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आसपास के एरियाज की लाइनिंग को भी शेयर करेगा, एंड सिरोसा इज दैट लाइनिंग, ठीक है। वो फिब्रस लाइनिंग सिरोसा कही जा रही है। तो सिरोसा इज द fibrous peritoneal covering, ठीक है, फिलहाल मैं सिर्फ पेरिटोनियम लिख रही हूँ, पेरिटोनियल कवरिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। इट्स द पेरिटोनियल कवरिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। पर बच्चे ये सिरोसा के केस में एक एक्सेप्शन है, वी हैव esophagus too, right, which is a part of alimentary canal। तो बच्चे इस सिरोसा की अगर हम बात करें तो esophagus lacks सिरोसा, esophagus lacks सिरोसा। तो अगर उसमें सिरोसा नहीं है, क्या उसमें कोई कवरिंग नहीं है आउटर? डेफिनेटली है बेटा। इसोफेगस में सिरोसा नहीं है, बट इट हैज अनदर कवरिंग, फिब्रस कवरिंग, जो व्हाइट फिब्रस कवरिंग है, कोलेजन फाइबर से बनी हुई है। तो बच्चे इसोफेगस जो है इट हैज ट्यूनिका एडवेंटिशिया। ट्यूनिका एडवेंटिशिया उस रिजिड फिब्रस लाइनिंग को कहा जाता है जो स्ट्रक्चर्स अपने बाहर बनाते हैं, ठीक है। तो मतलब इसोफेगस जो है आसपास के ऑर्गन से सिलोमिक लाइनिंग जो है वो शेयर नहीं कर रहा है, बल्कि उसकी एक अपनी अलग से फाइबर की कवरिंग है जिसे ट्यूनिका एडवेंटिशिया कहा जाता है, ठीक है। तो ये है हमारे पास पहली लेयर सिरोसिस, जो बिल्कुल बाहर वाली लेयर है बेटा, ठीक है, एक्सेप्शन इसोफेगस। अब बच्चे इसके बाद मैं इंटरनली जा रही हूँ।
इंटरनल हमारे पास आ गई लेयर मस्कुलरिस, मस्कुलर लेयर। तो बच्चे हमारे पास स्मूथ मसल अलग अलग तरह के होते हैं। वी हैव लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, सर्कुलर मसल्स, ओब्लिक मसल्स, जिसमें से सबसे पहले हमारे पास लेयर मस्कुलरिस में ये आगे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। उसके बाद बच्चे इसके इनर साइड ही एक और स्मूथ मसल की लेयर होती है। हमें पता ना स्मूथ मसल यानी कि इनवॉलेंट्री मसल रहते हैं एलिमेंट्री कैनाल में। आप कभी भी पेरिस्टालसिस कंट्रोल नहीं कर सकते, ये सब मसल सारे ही इनवॉलेंट्री है। नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में रहेगा आपकी नॉलेज के बिना। ठीक है, तो बच्चे इनर लेयर जो है वो सर्कुलर मसल्स की होती है। लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर और ऑब्लिक मसल्स आर टाइप ऑफ स्मूथ मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स। तो बच्चे लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स ये बनाते हैं कॉमन मस्कुलर लेयर, दैट इज लेयर मस्कुलरिस, सिरोसा के अंदर रहेगी। तो एलिमेंट्री कैनाल में लेयर मस्कुलरिस रहती है, लेकिन बच्चे इसमें भी एक एडिशनल, एक एक्सेप्शन आप कह सकते हो। नॉर्मली तो हमारे हर जगह दो लेयर्स रहेंगी, बट इफ विल टॉक अबाउट स्टमक which actually stores food for nearly 3 to 4 hours and shows churning action, mechanical digestion, उस केस में एडिशनल हेल्प की जरूरत पड़ सकती है। उस केस में, स्टमक के केस में मसल लेयर जो है वो थोड़ी सी और थिकर होती है, which includes oblique muscle layer inner to circular muscles। ठीक है, सो बच्चे स्टमक हैज circular muscles also, inner to, sorry, oblique muscles also inner to circular muscles। ठीक है, सो बच्चे ये हमारे पास है स्टमक के केस में। ठीक है, कुछ ना कुछ नया है हर एक लेयर में बेटा। अब बच्चे इसके अंदर की बात करें, एग्जैक्टली इनर लेयर हमारे पास आ जाती है सब म्यूकोसा, मतलब इनर टू मसल लेयर, हम अंदर की तरफ जाए जा रहे हैं। सो इनर टू दिस वी हैव सब म्यूकोसा। कौन सी? सब म्यूकोसा लेयर। सो सब म्यूकोसा लेयर बच्चे ये वो लेयर है जहां से ब्लड वेसल्स और नर्व्स पास करती हैं। कोई ग्लैंड्स नहीं होते नॉर्मल केस में, तो इट कंटेन्स ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। पर नॉर्मली तो ब्लड वेसल्स और नर्व्स होती है बेटा इसके केस में, बट बात करें ड्यूडेनम के केस में, वहां पे एक और एडिशनल चीज आ जाएगी। तो सब म्यूकोसा जो है नॉर्मली तो इसमें सिर्फ ब्लड वेसल्स, नर्व्स, लिम्फेटिक वेसल्स पास करेंगी, बट इन केस ऑफ ड्यूडेनम, ड्यूडेनल एरिया सिर्फ, इट कंटेन्स ग्लैंड्स कॉल्ड एज ब्रूनर्स ग्लैंड, जो कि म्यूकस सिक्रीट करते हैं। तो ब्रूनर ग्लैंड जो है एक लौते ऐसे ग्लैंड है जो कि सब म्यूकोसा में प्रेजेंट रहते हैं। बाकी जितने भी वॉल ग्लैंड्स हैं वो सारी इसकी इनर लेयर यानी कि म्यूकोसा में प्रेजेंट रहेंगे, सब म्यूकोसा में। ठीक है, तो ड्यूडेनम में यहाँ पे ब्रूनर्स ग्लैंड रहते हैं। नाउ द लास्ट लेयर जो सबसे इनर है, दैट इज म्यूकोसा। ठीक है, सो दिस लेयर, द इनर मोस्ट म्यूकोसा, इसके अंदर ल्यूमन आ जाता है। ल्यूमन यानी कि कैविटी जिससे फूड पास करेगा, ये ल्यूमन। यही वो म्यूकोसा लेयर है जिसमें बाकी सारे वॉल ग्लैंड्स होंगे। ब्रूनर ग्लैंड एक लौता ही ऐसा एक्सेप्शन है जो सब म्यूकोसा में प्रेजेंट रहता है। बाकी सारे डाइजेस्टिव एरिया के वॉल ग्लैंड्स, चाहे वो गैस्ट्रिक ग्लैंड हो, इंटेस्टाइनल ग्लैंड हो, म्यूकोसा का। ठीक है,
अब बच्चे म्यूकोसा के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे देती हूँ, पहले वो सुनेंगे। म्यूकोसा जो है वो इनर मोस्ट लेयर है, लेकिन म्यूकोसा की जो बाहर की तरफ पार्ट है ना, जो सब म्यूकोसा के साथ कांटेक्ट में होगा, वहां पे भी एक मसल की लेयर होती है। सो म्यूकोसा इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। कितनी लेयर से बना है? 3 लेयर्स से बना है, जिसमें से आउटर मसल लेयर होती है। और ये मसल लेयर बिल्कुल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प नहीं करता है, जस्ट फॉर सपोर्ट, कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेगा। कॉन्ट्रैक्शन का काम सिर्फ इन मसल्स का है बेटा, ये जो बाहर की तरफ है लेयर मस्कुलरिस का हिस्सा, ठीक है। उसके बाद लेमिना प्रोप्रिया। लेमिना प्रोप्रिया वो साइट है जहां से ब्लड वेसल्स, नर्व्स, लिम्फेटिक वेसल्स पास करेगी। तो पैसेज ऑफ ब्लड एंड लिम्फेटिक वेसल्स, एंटर कर रही है यहां से, ठीक है, म्यूकोसा रीजन में। और लास्ट है इनर एपिथेलियम। एपिथेलियम में मोस्टली अभी हमने डिस्कस किया, मोस्टली कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। इंटेस्टाइन है तो कॉल्यूमिनर, इसोफेगस है तो उसके केस में नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, है ना, वही चीज है बेटा। तो एपिथेलियम यहाँ पे क्या लगेगा? लैमिना प्रोप्रिया, और इस साइड सब म्यूकोसा, यानी कि आउटर साइड की तरफ मसल लेयर जो वेस्टिजियल है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेगा, और बीच में आ गया ह्यूमन, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं बेटा हमारे पास वॉल में। सिरोसा इसोफेगस के केस में ट्यूनिका एडवेंटिशिया। इनर आएंगे तो मस्कुलरिस लेयर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, इनर सर्कुलर। अगर स्टमक है तो इसके इनर ओब्लिक भी रहेगी, ठीक है। उसके बाद बच्चे हमारे पास सबम्यूकोसा, जिसमें हमारे पास ब्लड वेसल, लिम्फेटिक और नर्व्स और लिम्फेटिक वेसल यहाँ से एलिमेंट्री कैनाल में एंटर करती है। और एंटर करने के अलावा इस ड्यूडेनम के केस में इसमें ब्रूनस ग्लैंड रहते हैं। उसके बाद म्यूकोसा जो इनर रहेगी, म्यूकोसा के केस में हमारे पास 3 लेयर्स होती हैं, कॉन्टैक्ट मसल सबम्यूकोसा के, जो लेमिना प्रोप्रिया, और बिल्कुल ल्यूमन वाली साइड, कैविटी वाली साइड हमारे पास रहेगा एपिथेलियम। So that's all about the alimentary canal. अब हम कुछ plexus करेंगे जो इस alimentary canal के साथ जुड़े हुए हैं। So बच्चे ये हमारे पास तो लेयर्स थी मल्टीपल, जिससे हमने देखा कि वॉल में कैसा अरेंजमेंट है। लेकिन बच्चे बॉडी की फंक्शनैलिटी को कंट्रोल करने के लिए होल अथॉरिटी जो है वो नर्वस सिस्टम की, तो इसलिए नर्व सप्लाई जो है वो एक स्पेशल तरीके से होती है बेटा यहाँ पे। तो बच्चे हमारे पास नर्व जो है वो यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल की वॉल में एंटर करके एक नेटवर्क बनाते हैं, जिसे प्लेक्सिस कहा जाता है। तो बच्चे वी हैव 2 टाइप्स ऑफ नर्व प्लेक्सिस, जो कि यहाँ पे नर्व सप्लाई करेंगे, जिसमें से एक है मिसनस प्लेक्सिस और एक है मायंट्रिक प्लेक्सिस, ठीक है। मिसनस प्लेक्सिस एंड एक मायंट्रिक प्लेक्सिस, ठीक है। सो मिसनस प्लेक्सिस वो है जो प्रेजेंट रहता है सर्कुलर मसल्स और सबम्यूकोसा के बीच में। इट इज प्रेजेंट, इट्स अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन circular muscles and submucosa। तो मुझे मिसनस प्लेक्सस जो है इसके पास एक अथॉरिटी है, वो अथॉरिटी ये है दैट इट कंट्रोल्स ग्लैंडुलर सिक्रीशन। ये एंश्योर करता है कि ग्लैंडुलर सिक्रीशन टाइम पे हो, जो फूड एंटर किया है बॉडी में, स्टमक में फूड पहुंचा तो गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीशन शुरू कर दे, इंटेस्टाइन में फूड पहुंचा तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड सिक्रीशन शुरू कर दे, ये वो इंश्योर करते हैं, ठीक है। एंड अनदर इज मायंट्रिक प्लेक्सिस। मायंट्रिक प्लेक्सिस वो है जो प्रेजेंट रहता है दोनों मस्कुलर लेयर्स के बीच में, यानी कि बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स।
longitudinal and circular muscles. तो बच्चे ये मसल लेयर के बीच में रहकर वहां पे पेरिस्टैल्टिक एक्शन को कंट्रोल करता है, तो इट कंट्रोल्स पेरिस्टैल्सिस बेटा। ठीक है, तो पेरिस्टैल्सिस को कंट्रोल करेगा। तो इस तरीके से नर्व नेटवर्क के साथ ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल का वॉल जो है, हिस्टोलॉजी जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो नर्व जो है बीच में नेटवर्क बनाते हुए आती है ताकि टाइमली इंफॉर्मेशन उनके तक पहुंच सके और टाइमली जो है रिस्पॉन्स दिया जा सके। फैट रिच फूड आ रहा है, प्रोटीन रिच फूड आ रहा है, किस एरिया में पहुंच रहा है उसी के अकॉर्डिंग सिक्रीशन जो है वो इंक्रीज या कम हो जाती है बेटा। ठीक है, फूड लीव करेगा, सिक्रीशन कम कर दी जाएगी। तो सारा पहले इंफॉर्मेशन इन्हीं को आएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। इसके बाद हम शुरू करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। सो बच्चे नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बेटा, सो बच्चे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स वो स्ट्रक्चर है जो सिक्रीशन करके डाइजेशन के प्रोसेस को फास्ट करने में हेल्प करते हैं, डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं। सो बच्चे इट इंक्लूड सम ग्लैंड्स लाइक salivary glands, gastric glands, intestinal glands, liver and pancreas। तो ये कुछ ग्लैंड्स हैं जो हम डिटेल में डील करने वाले हैं इस चैप्टर के दौरान। तो बच्चे जिसमें से सबसे पहला ग्लैंड मैं ले रही हूँ वो है सेलिवरी ग्लैंड्स। तो बच्चे सेलिवरी ग्लैंड्स जो है वो ग्लैंड्स है जो सेलिवा सिक्रीट करते हैं। ऐसे ग्लैंड्स जो बकल कैविटी में अपनी सिक्रीशन को रिलीज करेंगे। तो सेलिवरी ग्लैंड्स आर द पेयर्ड ग्लैंड्स and 3 pairs in number। ठीक है, and they secrete saliva in buccal cavity। ये बकल कैविटी में सेलेवा सिक्रीट करते हैं बेटा। इसका एक बार अरेंजमेंट डील कर लेते हैं। इफ वी हैव दिस पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ बकल कैविटी, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला ग्लैंड जो है वो एयर्स के नीचे रहता है, द लार्जेस्ट सेलिवरी ग्लैंड। इस तरीके से जो अपर मोलर्स के पास ओपन होगा, दिस इज पैरोटिड सेलिवरी ग्लैंड। पेयर्ड रहता है, दोनों एयर्स के नीचे रहेगा। ठीक है, तो पैरोटिड सेलिवरी ग्लैंड्स। आपने एक डिजीज के बारे में भी सुना होगा, मम्प्स के बारे में। वो मम्प्स जो है ना बेटा, वो ऐसी डिजीज है जो पैरोटिड ग्लैंड के वायरल इंफेक्शन की वजह से होती है, वहां पे स्वेलिंग हो जाती है बेटा। उसके बाद सेकेंड ग्लैंड है हमारे पास सबलिंगुअल ग्लैंड, जो कि बकल कैविटी के बेस पे यानी कि टंग के नीचे ओपन होता है, नीचे प्रेजेंट होता है और नीचे टंग के नीचे ही ओपन होगा। ये आ गया सबलिंगुअल ग्लैंड। लिंगुअल टर्म जो है वो टंग के लिए बेटा। ठीक है, एंड द लास्ट ग्लैंड, यहाँ पे जो लास्ट पेयर ऑफ ग्लैंड है, यहाँ पे स्मॉलेस्ट ग्लैंड सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ठीक है, सब मैक्सिलरी, मैक्सिले और मैंडिबल इनके जॉ के बेसिस पे दिया गया है, सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ठीक है, तो ये 3 पेयर है ग्लैंड्स के। तो जैसे मैंने मेंशन किया 3 डिफरेंट टाइप्स है। सबसे पहला तो पैरोटिड ग्लैंड, द लार्जेस्ट सेलिवरी ग्लैंड। The largest salivary gland present below the ears। Present below ears। एंड बच्चे हमारे पास ये ग्लैंड जो है ये सिक्रीट करता है saliva in buccal cavity through a duct called as Stensen's duct।
स्टेंसिल्स डक्ट है, ठीक है। तो बच्चे सिक्रीशन दैट इज सैलिवा थ्रू स्टेंसिल्स डक्ट। ठीक है, ये डक्ट जो है वो बल्बाकल कैविटी में सिक्रीशन रिलीज करेगी, अपर मोलर्स वाले रीजन में ओपन होती है, ठीक है। सॉरी। तो बच्चे अब दूसरा है हमारे पास सब मैक्सिलरी ग्लैंड, द स्मॉलेस्ट सेलिवरी ग्लैंड। तो बच्चे सब मैक्सिलरी को सब मैंडिबुलर ग्लैंड भी कहा जाता है। सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी इसीलिए क्योंकि बच्चे ये दोनों जॉज के एंगल पे मिलता है, जहां दोनों जॉज मीटअप कर रहे हैं वहीं पे मिलेगा, यानी कि जॉ वाला रीजन है इसी के साइड है, ठीक है। तो बच्चे उसी के एंगल पे मिलेगा, उसके थोड़े से नीचे। तो बच्चे यहाँ पे स्मॉलेस्ट सेलिवरी ग्लैंड है एट एंगल्स ऑफ जॉ, ठीक है। और बच्चे ये डक्ट है जिसके थ्रू इसकी ओपनिंग हो रही है। तो आप लोअर टीथ देख रहे हो, लोअर इंसीजर्स, इसी के पास, इसी के नीचे, बिल्कुल टंग रीजन के नीचे इसकी ओपनिंग होती है, ठीक है। तो बच्चे हमारे पास ये है वॉटन्स डक्ट। तो वॉटन्स डक्ट, सिक्रीशन थ्रू वॉटन्स डक्ट। लेकिन बच्चे जो लास्ट ग्लैंड है उसके साथ बहुत सारी डक्ट्स होंगी जो एग्जैक्टली टंग के नीचे ओपन होती है। तो बच्चे ये है सबलिंगुअल ग्लैंड, इसके साथ जो डक्ट आपको दिख रही है ये है डक्ट ऑफ रिविनस, डक्ट ऑफ रिविनस, ठीक है। सो दिस लास्ट सेलिवरी ग्लैंड दैट इज सबलिंगुअल ग्लैंड is present below tongue and its duct is duct of Rivinus। और बच्चे तीनों मिलकर सिक्रीशन करते हैं सेलिवा की। तो इन their secretion is called as saliva। तो बच्चे ये पूरा सेलिवा जो है मल्टीपल पर्पस फुलफिल करता है। तो इसकी कंपोजिशन से एक बार जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या है, ठीक है। तो बच्चे सबसे पहले सेलिवा जो है इट कंटेन्स वाटर, वाटर 90 to 92% वाटर ही रहेगा इसमें, ठीक है, सबसे ज्यादा। उसके बाद कुछ आयंस, आयंस लाइक क्लोराइड आयंस, बाइकार्बोनेट आयंस, ठीक है, पोटेशियम आयंस, ऐसे कुछ आयंस जो है ये कंटेन करेगा। उसके अलावा इट कंटेन्स लाइसोजाइम। लाइसोजाइम हमने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा था ना। लाइसोजाइम एक ऐसा केमिकल है जो बैक्टीरिया को किल करता है, बैक्टीरियल सेल वॉल को खत्म करके, ठीक है। तो बच्चे इसीलिए लाइसोजाइम जो है वो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होने की वजह से इम्यून फंक्शन कर रहा है हमारी बॉडी में, बैक्टीरिया को किल करके बेटा। सो इट किल्स बैक्टीरिया। जितने बैक्टीरिया पे जितना अच्छे से एक्शन हो पाए ये करता है, जितना टाइम इससे मिले, जितना प्रॉपर खाना च्यू होगा, जितनी देर के लिए होगा उतना बेटर टाइम मिलेगा लाइसोजाइम को काम करने के लिए। और लास्ट कंपोनेंट जो मैं यहाँ पे लिखने जा रही हूँ दैट इज सेलिवरी अमाइलेज which is an important enzyme for digestion of carbohydrates, and another name for this salivary amylase is ptyalin, ठीक है। टाइलिन जो है इसका नाम है दूसरा, and the salivary amylase digests carbohydrate, and this टाइलिन requires a particular pH for its action, जो कि इन आयंस की वजह से मेंटेन होता है, and it requires nearly pH of 6.8, जो कि सेलिवा का pH रहेगा। तो बाइकार्बोनेट, पोटेशियम क्लोराइड जैसे आयंस इसको मेंटेन भी करते हैं, एंड इस सेलिवरी अमाइलेज को काम करने के लिए क्लोरीन भी चाहिए होता है एज अ कोफैक्टर। तो क्लोराइड आयंस को यूज भी करता है। हमने कोफैक्टर के बारे में पढ़ा है। कोफैक्टर वो मेटल आयंस होते हैं जो एंजाइम्स की हेल्प करते हैं काम करने में बाय फॉर्मिंग कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो बच्चे ये इस तरीके से काम करके ये सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं।
तो सिर्फ और सिर्फ डाइजेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे, टीथ जो है मेस्टिकेशन के दौरान इस सैलिवा को मिक्स करता है फूड के साथ, और फूड जो है अल्टीमेटली ल्यूब्रिकेट हो जाता है ताकि वो स्वेलो भी इजीली हो सके। तो ये सब फंक्शन है सैलिवा के जो सैलिवरी ग्लैंड्स पूरा करते हैं। ठीक है, तो दैट्स द थिंग अबाउट सैलिवरी ग्लैंड्स, डाइजेशन, ल्यूब्रिकेशन जो है, और बैक्टीरियल के लिए ये इसके फंक्शन।